आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस तरीके की आपने तस्वीरें देखी होंगी। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, कोई शहर आता है तो बगल में झुग्गी झोपड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। रेलवे को क्या प्रॉब्लम होती है? रेलवे एक्सपैंड नहीं कर पाता है, रेलवे लाइन्स एक्सपैंड नहीं हो पाती है। रेलवे ये कह रहा है, जैसे अभी एक PWI इंस्पेक्टर, ठीक है, परमानेंट वे इंस्पेक्टर, पूरी जो जिसको ट्रैक का देख रेख दी जाती है, उसने नाम ना बताने की शर्त पे ये कहा कि हम एक्सपैंड नहीं कर पाते, रेलवे 3-4 लाइंस नहीं डाल पा रही है, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, बट कई बार हम झुग्गी झोपड़ियों की वजह से, लोगों की वजह से ये एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ट्रेन भी स्पीड में नहीं चल पाती है। अब जैसे अगर ज़्यादा लाइन डाली जाएंगी तो हम सबको पता है कि जैसे सेना के लिए स्पेशल रेलवे लाइन्स बिछाई जानी चाहिए, फटाक से गोला बारूद सब पहुँच जाए, बट अभी सब एक ही ट्रैक पे हो रहा है, तो उसका बहुत एक ये भी कारण है। अब इसमें होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब ट्रेन शहर में एंटर करती है तो बहुत ही स्लो हो जाती है, 10-20 किलोमीटर प्रति घंटा, कई बार रुक भी जाती है, कई बार लोग सामने आ जाते हैं, उनकी कैजुअलिटी हो जाती है, कई बार जानवर सामने आ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो रेलवे का कहना है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, ठीक है, वो जाएं तो जाए कहाँ, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शहर की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं। तो दोनों ही पॉइंट है, मैं यहाँ पे डिसीजन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि मामला क्या चल रहा है। 4000 परिवारों का क्या होगा? 582 झुग्गियां हैं, ठीक है, पूरे के पूरे उत्तराखंड में, जिसमें से 22 हल्द्वानी में और 5 फूलभानपुरा में है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 3 कॉलोनीज बगल में, एक तो आपका ढोलपुर, इंदिरा नगर, और एक और है, मैं नाम भूल गया हूं, ठीक है, गुरदासपुर या कुछ ऐसे ही करके है, ठीक है। ये 3 जो कॉलोनी बसी हुई है रेलवे के अगल बगल, जहां पे लगभग काफी लोग, लेकिन 4000 के करीब लोग रहते हैं, 78 एकड़ का लैंड, इन पे खतरा मंडरा रहा है। सर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आसानी से समझाइए। चलो आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। हल्द्वानी की बात करते हैं सबसे पहले। हल्द्वानी देखिए, उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है, ठीक है, हम सबको पता है। आप नैनीताल जाते हैं, मैं 3 बार, मेरा फेवरेट हिल स्टेशन है। तो हल्द्वानी के बाद आता है काठगोदाम। काठगोदाम इज द लास्ट स्टेशन, उसके बाद फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। नैनीताल में शायद लाइंस डालने की बात हो रही है, बट मुश्किल होगा क्योंकि पहाड़ी एरिया है। 20-25 किलोमीटर वहां से, 30 किलोमीटर के करीब वहां से नैनीताल रह जाता है। 1-1.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं नैनीताल। हल्द्वानी से भी जा सकते हैं। हल्द्वानी की जस्ट बात का, और जब स्टेशन से वो ट्रेन टर्न लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसी वक्त आप देखते होंगे काफी झुग्गी झोपड़ियां साइड में, है ना। और ये हर जगह, ये सिर्फ हल्द्वानी में नहीं है, ये भारत के हर शहर में है, जो कि रेलवे की एक सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि एनरोचमेंट्स हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हल्द्वानी में 1834, बेसिकली 1834, एक मंडी के रूप में इस शहर को स्थापित किया गया था। लोग आए, लोग बसने लगे, लोग कारोबार के लिए यहां पे आते थे। पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी एरिया पे खेती अच्छी होती है। फिर हम सबको पता कि 1853 में जब भारत में रेलवे आई तो 1880 के करीब यहां पे रेलवे लाइन डाल दी गई। एक ब्रिटिश ऑफिसर ट्रेल ने हल्द्वानी को स्थापित किया। बहुत लोग आए, बहुत लोग माइग्रेट किए यहां पे आए, बहुत व्यापारी यहां पे माइग्रेट किए, ट्रेन से डाली। अब आपको पता ही है कि जो पहाड़ी एरिया, क्योंकि भाई उत्तराखंड है तो हम सबको पता कि बॉर्डर शेयरिंग स्टेट है, इधर नेपाल, चाइना सब इधर पास में ही है, तो हम सबको पता है कि हिमालयन रीजन है, तो और ब्रिटिशर को हिमालयन रीजन से बहुत ज्यादा प्यार भी था। रेलवे लाइंस डाली, खेती बढ़िया होती थी, लकड़ियों का कारोबार हुआ, बहुत सारे परिवार आए, लकड़ियों का कारोबार, इसीलिए काठ गोदाम तक लाइन डाली गई, ठीक है। वो काफी लंबी लाइन बिछाई थी, वहां पे काफी लकड़ी, नाम भी काठ गोदाम इसीलिए ही पड़ा है, ठीक है ना, लकड़ियां का पूरा, क्योंकि रेलवे के लिए आपको लकड़ी की जरूरत होती है ना, हर चीज के लिए आपको लकड़ी की जरूरत होती है। ये चलता रहा, लोग आते रहे, बसते रहे। अब जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान अलग, भारत अलग। पूरे हल्द्वानी में सिर्फ एक ही फैमिली गई थी बाहर, बाकी कोई भी नहीं, सब ने यहां पे रहने का फैसला लिया, 1947 में हुआ। अब बहुत लोग बहुत टाइम से यहां पे रह रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब हल्द्वानी बसा तो बहुत लोग आके रहने लगे, बहुत लोग आए, रहे यहां पे, स्पेशली रेलवे लाइन के पास आके लोग रहने लगे। फिर 1947 के बाद कुछ लोग आए, वो यहां पे। फिर उसके बाद अभी जो लेटेस्ट आए हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लेबरर्स हैं जो अनसेटल्ड है। मतलब जैसे होता नहीं है कि आपने रेलवे के बगल में एक झोपड़ी टाइप की बना ली, प्लास्टिक की झोपड़ी, वो कोई उसको देखने नहीं आएगा, बट भारत में एक पैरेलल सिस्टम चलता है। देखिए ये लोग कहां जाएंगे, हम सबको पता है। आप एक बात बताइए कि अगर आपको शहर बनाना है तो शहर बनाने के लिए आपको लेबर्स की जरूरत होती है, सबसे निचले स्थान पे वही होता है और सबसे ज्यादा काम वही करता है। अभी रहेंगे कहां?
जैसे मैं अब देखता हूँ फुटपाथ पर भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में लोग सो रहे हैं और मतलब लेबरर सो रहे हैं और सुबह मंडी लगती है लेबरर्स की, उनको उठा के ले जाया जाता है। हम सबको पता है कि मकान बनवाना है या कई बड़ा प्रोजेक्ट है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे वही दिहाड़ी पे काम दिया जाता है। तो ये उनकी बस्ती है। अब बहुत सारे लोग यहां पे रह रहे हैं। अब हुआ क्या कि 2004 में 2004 में एक गोला नदी पे एक पुल बना, ठीक है, यही हम ये देखते हैं कि जो भानपुरा के बगल में ही, ठीक है, गोला नदी के ऊपर पुल बना 2004 में बना, 2008 में ढह गया। तो 2008 में ढहा ये, तो इसमें ये बोला कि एक बहुत बड़ा पॉइंट ये सामने आया जब कोर्ट में मामला गया, नैनीताल हाईकोर्ट में मामला गया कि यहां पे अवैध खनन बहुत ज्यादा हो रहा है, अवैध खनन। अब अवैध खनन कर कौन रहा है, तो कर कौन रहा है, तो यहां पे इन लोगों का नाम आया कि यहां के लोग जो हैं वो अवैध खनन में, हालांकि बहुत सारी और भी वो थी, ठीक है, कि स्ट्रक्चर सही से नहीं खड़ा था, इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें जो लोग हैं, क्योंकि भाई देखिए नदियों के पास स्पेशली पहाड़ी एरिया में खनन बहुत ज्यादा हो गया, अवैध, कई मैंने लेक्चर्स लिए हैं, तो इसलिए यहां पे लोग इन्वॉल्व हैं। अब जब इन लोगों का नाम पूछा भैया कहां है, कौन है ये लोग, तब रेलवे ने बोला यहां पे दो पार्टी, एक तो रेलवे है, ठीक है, क्योंकि भाई रेलवे पुल ढहा, रेलवे आ गई ना, रेलवे के लैंड है, रेलवे के बगल में लोग बसे हुए हैं, तभी बोला जाता है बेटा कि रेलवे के बिल्कुल बगल में जमीन नहीं लेनी चाहिए। हालांकि अगर रेलवे आपकी जमीन एक्वायर करता तो आपको मुआवजा देता है, बशर्ते वो रेलवे लाइन ना हो, ठीक है, वो 3 गुना ज्यादा मुआवजा देता है। रेल जैसे ट्रेन है, ट्रेन के ट्रैक के बगल में अगर आपने जमीन ली तो ये पता कर ले कि वो रेलवे लाइन तो नहीं है। अगर नहीं है और अगर कभी आपको फ्यूचर में एक्वायर किया तो जितने का मकान खरीदो उससे 3 गुना ज्यादा पैसे देगा, आप मालामाल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो रेलवे लैंड है तो आप गए काम से। तो इसीलिए रेलवे ट्रैक के या एयरपोर्ट या कहीं पे भी अगर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके बगल में ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि वो उसकी जमीन ना हो, समझ गए। तो ये मामला जो है वो चला। अब जब कोर्ट ने पूछा कि भाई कौन है ये लोग, तो बोला कि ये लोग यहां पे रहते हैं। अब ये लोग यहां पे रहते हैं, कैसे रह रहे हैं, कौन है, कहां से रह रहे हैं रेलवे के बगल में, पता नहीं। ये एनरोचमेंट का मामला है। अब इसका मतलब अवैध तरीके से रह रहे हैं। अब अवैध तरीके से अगर रह रहे हैं दोस्तों, तो आप एक चीज यहां पे नोट करने वाली है कि यहां पे आपको मस्जिद मिलेंगे, आपको कई मंदिर मिलेंगे इस एरिया में। हालांकि यहाँ पे 90% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, और आपको कुछ सरकारी स्कूल्स भी मिलेंगे। क्या इन सबको गिराया जाएगा? बात यह है कि 90% मुस्लिम है, तो इस पे अब काफी ज्यादा पॉलिटिक्स भी हो गई है, ठीक है। अब 2013 में नैनीताल हाईकोर्ट का यह फैसला है कि आप इनको हटाइए, एविक्ट करिए, क्योंकि अवैध तरीके से रहे तो आप इनको हटाइए। चीजें ऐसी चलती रही, फिर उसके बाद प्ली डाली गई काफी ज्यादा। 2018 में एक बीजेपी एक ऑर्डिनेंस लेके आई कि इसको रोका जाए, क्योंकि देखिए अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन एकदम से इतने लोगों को विस्थापित कर देना या घरों को तोड़ देना वो शायद सही हो नहीं हो, बट वो एक प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही सकती है। तो बाद में सब हुआ, बट अभी 2022 में रविशंकर ने फिर से प्ली डाल दी। अब उसमें ये बोला था कि इतना पुराना ऑर्डर और अभी तक ये लोग हट नहीं रहे हैं, तो अब उस पर हाईकोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है कि आप इनको हटाइए इनको जल्द से जल्द। अब डीएम जो है धीरज कुमार तैयार है, उन्होंने बोला कि भाई हम पुलिस प्रशासन तैयार है, जब बोलेंगे हम डाल देंगे। अब उसके बाद 4000 लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं काफी समय से। अब इसको वही है कि इस पे शाहीन बाग प्रोटेस्ट भी, क्योंकि इसमें आपको आदमी नहीं, इसमें आपको औरतें मिलेंगी। 90% मुस्लिम से आप पे रहते तो इसको हिंदू मुस्लिम का भी रंग दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास पेपर्स है, हमारे पास आजादी से पहले पेपर्स हैं। यहां पे एक पक्ष का यह भी मानना है कि देखिए नगर निगम के अंतर्गत आता है, नगर निगम बहुत समय से ये चीज देख रहा है, कुछ फ्री होल्ड प्लॉट्स भी हमको अलॉट हुए हैं और 25,000 के करीब यहां पे वोटर्स हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर्स आपको मिलेंगे। तो ये भी बोला जा रहा है, बट देखिए जो भी हो 70 एकर्स के करीब, टोटल 78 एकर्स के करीब जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड इन द सेंस कि यहां पे एनरोचमेंट हुआ है, वो रेलवे का, रेलवे ने बोला कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, हम कभी भी प्रूव कर देंगे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में वही थर्सडे को यानी कि आज ही फैसला आ जाएगा। फ्यूचर क्या होगा, क्या भविष्य होगा, देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे 2 पॉइंट हैं, ठीक है। अब सही गलत दोनों को ही सही नहीं ठहरा सकते, दोनों को ही गलत नहीं ठहरा सकते। कैसे? जैसे अगर रेलवे की बात करें, जैसे मतलब अगर लोगों की बात करें तो भाई उनका कहना भी सही है और उनका कहना गलत भी है। पहली बात, रेलवे के बगल में आपको बस नहीं चाहिए, रेलवे की जमीन है, आप देख ले, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई वो अवैध है एक तो, ठीक है भाई, क्योंकि रेलवे का काम हम पर होता है, लेकिन वो जाए तो जाए कहां। अब अगर सरकार को इतनी ज्यादा परवाह तो वो पहले ही नहीं देख सकती थी, वो नगर निगम पहले ही बोल देता, वो बात वो नहीं होता बहुत बड़ा पट्टा टाइप का कि इतनी रेलवे की जमीन है, आप इसके अगल बगल नहीं बना सकते, आप वो लगाओ फिर जहां तक आपको विस्तार करना है। क्योंकि यहां पे सरकारी स्कूल्स भी हैं, यहां पे मंदिर भी हैं, यहां पे मस्जिद भी है,
रेलवे का कहना है कि भाई आप देख सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो गया, रेलवे का भी सही कहना है। 2004 में इतना एक पुल बन के तैयार वो ढह गया खनन की वजह से। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हम विस्तार नहीं कर पा रहे, हमको ट्रेन स्लो करनी पड़ती है इसकी वजह से, और ट्रेन भाई लेट, इसका बहुत बड़ा ये कारण है, और हादसे कई बार हो जाते हैं, तो रेलवे के काम पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और इलीगल, भाई देखिए, अब आप इलीगल चीज को कभी भी आप लीगल तो ठहरा नहीं सकते, कानून के मायने में तो सही हो, तो गलत तो है ही है कि एक जमीन है उस पे ऐसे बसाना, वो तो गलत है ही है, वो तो कहीं नहीं। लेकिन वही चीज है ना कि भारत में चलता है सब। अब बड़ी बात है कि लोग यहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं और लोगों का भविष्य, अब देखिए हम सबको पता है कि जब लेबरर्स आते हैं तो उनके, वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है कि उनको एक एक चीज पता, उनको जहां जमीन मिली, जहां थोड़ी सी जगह मिली, वहां पे वो रहने लगते हैं। और हमने हर शहर में देखा है रेलवे लाइंस के बगल में झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह है। तो यहां पे ना ही कोई गलत है ना ही कोई सही है। अब एक चीज यहां पे बस है कि भाई जो इलीगल है वो तो इलीगल है। कोर्ट का फैसला यही आया है, माननीय उच्च न्यायालय का, बिल्कुल और आपको पता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया। कोर्ट के फैसला दिया, कोई नहीं हटा, तो कोर्ट फिर वही जब प्ली दोबारा डाली गई कि देखिए आपके फैसले के बाद भी यहां पे कोई हटा नहीं, तो कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, बोला कि हटाओ इनको। तो अभी 9 जनवरी तक का टाइम दिया है, 9 जनवरी तक का ये लास्ट है, ये डेडलाइन है लास्ट, इसके बाद गॉन और गॉन। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला देता है वो देखने लायक होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इशू है, 4000 लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। और मैं अगर पर्सनल बात करूं, देखिए, तो मैं सबसे ऊपर अगर किसी चीज को मानता हूं तो वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसके बाद हमारा लॉ है ना, जुडिशरी इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर उच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया है तो सब देख परख के दिया होगा, ठीक है। एक एक चीज उन्होंने खंगाली होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय जरा से भी गलती नहीं करता है, वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो हमको मंजूर करना पड़ेगा, जो भी कोर्ट बोलेगा वो आपको मानना पड़ेगा, आपकी जैसी भी फीलिंग हो, हम जैसा भी फील करते हो, बट जो है सो है। देखेंगे आगे क्या होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।